वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बातों में इतने बिजी थे अपने मेहमान के साथ कि वो पुरानी बातों का पिंडोरा बॉक्स खुला और ये याद ही नहीं रहा कि ऑन एयर भी जाना है। सो एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद और इसी गुफ्तगू में आपको भी शामिल करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो यकीनन एक बेहतरीन आवाज़ बनकर सामने आए, बेशुमार नंबर्स, बेशुमार एल्बम्स इनके जो है वो मार्केट में मौजूद रहे और लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सालों तक जो है वो सरवाइव कर पाते हैं, अपने नाम को बना सकते हैं। जब भी वो स्क्रीन पर आए, जब भी वो परफॉर्म करें तो लोग उनके लिए सीटियां बजाएं, उनके लिए जो है वो खुश हों। ये चीज़ें बहुत कम लोगों के नसीब में आती हैं। शायद पैसा लोग कमा लेते हैं, लेकिन ये इज़्ज़त कमाना और ये शोहरत कमाना जो है ना, ये बहुत कम अल्लाह वाले लोगों का काम होता है और ये शायद उन्हीं के नसीब में भी आता है। सो एक ऐसी शख्सियत जो माशाल्लाह से अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, म्यूज़िक में एक बेहतरीन नाम रखते हैं और यारों के यार भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिनों बाद आपसे सलाम पाकिस्तान में मुलाकात हुई। बस वो तो जब हुक्म होता है आप लोगों का तो हम हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, बड़े लोगों के हुक्म की बड़ी बात होती है। तो ये बताइए कैसी गुजर रही है लाइफ, क्या कुछ हो रहा है? लाइफ तो वही सानी धापा मगर ऐसा वही लाइफ है और क्या लाइफ में क्या होना है। अच्छा, आप सोचें ये जो आपने अभी जो सुर छेड़े हैं, अगर इनको आपकी लाइफ से निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगी लाइफ? डेड बॉडी। डेड बॉडी बिल्कुल। मैं भी फिर लाइफ नहीं होगी। फिर लाइफ नहीं होगी। मैं जब सुबह ऑफिस आती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्टेयर्स पर चढ़ने से पहले, बड़ी आपको आम सी बात लगेगी, मेरे लिए बड़ी ख़ास है कि मैं अपना लेफ़्ट पैर ना रखूँ, पहले राइट पैर रखूँ। और फिर ये होता है कि या अल्लाह शुक्र कि मैं दोबारा से यहाँ पर आई हूँ। हालांकि आई नो कि एक दिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी मेरी ज़िंदगी में। सुबह उठूँगी तो वैसी आम सी ज़िंदगी होगी, ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन इसकी कितनी हैसियत होती है ना जो आप चाम लाइफ का जी रहे होते हैं। बहुत हैसियत होती है और बात यह है कि हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्हें खल्के खुदा की मुस्कुराहटों के लिए, उनकी खुशियों के लिए चूज़ किया अल्लाह ने, माशाल्लाह। और बेसिकली कहते हैं ना, हम इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, बड़ा तख्लीकी आदमी है, बड़ा यूँ है। तो तख्लीक तो इंसान कर नहीं सकता, तख्लीक तो खालिक का काम है। बेशक। तो ये अपनी ज़ाती सलाहियत अगर उसने हमें भीख में दे दी है थोड़ी सी, और हम मतलब उसकी ज़ाती सलाहियत से हमारा नाम हो जाता है कि जी ये हमने किया है, हमने तो नहीं किया होता। तो खालिक ही रहेगा, बस वो एक ही खालिक है। तो ये हम बड़े खुशनसीब हैं, बड़े लकी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने बंदों की खुशियों के लिए दुनिया में भेजा है। अब देखिए, सुबह उठना, तैयार होना, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी मुस्कुराहटें शेयर करना लोगों के साथ, बड़ा मुश्किल काम है। राइट, लेकिन जो है उस पर बड़ा शुक्र है। अच्छा तनवीर, ये बताएं कि म्यूज़िक तो हो रहा है माशाल्लाह, अभी आपने कुछ नेशनल सॉन्ग्स भी किए, इसके अलावा जो है वो आजकल आप एक कैंपेन भी देख रहे हैं जिसमें पुलिस वालों को जो है, जो हमारे, उनको बहुत सराहा जा रहा है और बहुत अच्छी बात भी है, इस हकीकत को सामने रखते हुए कि कहीं करप्शन भी है, कहीं मसाइल भी हैं, कहीं मुश्किलात भी हैं, लेकिन हैं तो आपके अपने ही। इसी तरह आपने भी रेंजर्स के लिए आपने एक सॉन्ग किया। मैंने सिंध रेंजर्स के लिए एक नगमा तैयार किया। उनके योम शोहदा के मौके पर एक सरप्राइज़ परफॉर्मेंस थी, वो हमने जनरल बिलाल अकबर साहब को सुनाया। और उस शो के अंदर फिर उन्होंने मुझे बड़ी शाबाशी दी, अपनी स्पीच के अंदर भी उन्होंने मुझे शाबाशी दी। और मेरे दोस्त हैं बेसिकली विंग कमांडर कर्नल आरिफ आलम, और दोस्त हैं मन्नान नियाज़ी साहब। तो उन लोगों ने मुझे इस खिदमत के लिए मुंतखब किया और उन्होंने मुझसे कहा कि यार, मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक फ़ौज का नगमा है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, पुलिस का है, अब तो पुलिस का भी तो रेंजर्स का क्यों नहीं है? तो कहने लगे तुम बनाओ। तो मैंने बनाया, तो उन्होंने मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करवाया और बुशरा आपा उसमें होस्ट थी। उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने वो जब गाया हम हैं रेंजर्स के जवान, तो बड़े डीजी साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बड़ी शाबाशी दी।
फिर अपने साथ खाना भी खिलाया उन्होंने मुझे। ओके वैसे एक बात है, वो लोग जिनको मौका मिलता है, स्टेज शोज़ तो आप बहुत कर रहे होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स आप कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी आप किसी फोर्स का, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, या आप इन लोगों के जब फंक्शंस करते हैं ना, और आप देखते हैं कि ये हमारे जो जवान हैं ये हमारी बातों पर हंस रहे हैं या हमारी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसका अलग शाम होता है कि आप इनको जो है वो मुस्कुराहटें दे रहे हैं। सना, बहुत खूबसूरत आपने बात कही है और इसी को आगे बढ़ाते मैंने जितना सिंसियरली अभी ये ज़रबे अज़ब और ये जो इस वक्त जो हमारी फौज, एजेंसीज, रेंजर्स, इवन पुलिस, बिल्कुल तमाम ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, खुदा की कसम अब पाकिस्तान का सिर्फ अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह, खुदा की कसम ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो तमाम फोर्सेस हैं जिनके लिए हम आज बात कर रहे हैं, ये लोग सब सलामत रहें, तमाम शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं, और तमाम सिविलियंस की जो सपोर्ट है वो हमेशा आपके साथ है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो आज उन्हीं के लिए, जिस तरह हम नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद है, तो फिर इस पर कुछ अगर आज आप पेश कर दें तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए। मैं एक अपने कौमी नगमे की 2 लाइनें जी, क्योंकि अब सुबह सुबह उठाऊँ, ये सैफुद्दीन सैफ साहब ने लिखा था और इसकी कॉम्पोजिशन मैंने बनाई थी अपने उस्ताद निसार बज़मी साहब की ज़ेरे सरपरस्ती। मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन, मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन, क्या बात है। कौन कर सकता है मैला तेरा उजला दामन, एक गर्दा बेबला है तेरे माथे की शिकन, कश्तियां फूक के निकले हैं तेरे शेर फिगन, ऐ मेरे जिंदा पाइंदा वतन, पाक वतन, मेरे महबूब वतन, ऐ मेरे महबूब वतन। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस महबूब वतन को, हम रहें ना रहें, लेकिन इस मुल्क का जो तक़द्दुस है, जो उसकी हुर्मत है, अल्लाह उसे हमेशा बरकरार रखे और हम अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करते रहें इस सब हलाली परचम को ऊंचा उठाने के लिए। और जो आर्टिस्ट होता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो आर्ट की जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, और जब वो दुनिया भर में जाता है, ट्रैवल करता है, तो उस वक्त वो नुमाइंदगी कर रहा होता है अपने मुल्क की, और उस नुमाइंदगी में आपने बहुत हिस्सा लिया, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से शोज़ बनाते हैं और फिर आर्टिस्ट को लेके मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं। तो तकरीबन काफ़ी ममालिक घूमे होंगे आप लोग इस तरह शोज़ के लिए? मतलब अमारात और यूके आए हैं मेरे हिस्से में सोफा। अच्छा। और पाकिस्तान में डोमेस्टिक पे बहुत मेरा फोकस रहा, तो मैंने पाकिस्तान के कुछ 40-45 शहरों में चप्पे चप्पे में शोज किए। सबसे ज्यादा मजा कहाँ है? आपको लगता होगा कि नहीं यहाँ तो शायद हमें वो क्राउड ना मिल सके या इतने लोग नहीं होंगे, लेकिन जब आप वहाँ गए तो आपको लगा कि ये हम तो यहाँ पहले क्यों नहीं आए? ट्रस्ट मी सना, मेरी बात का यकीन कीजिएगा, कभी मैं क्लिप्स शेयर करूँगा आपके साथ। श्योर। मुझे साहिवाल में भी ऐसा ही लगा। अच्छा। मुझे विहाड़ी में भी ऐसा ही लगता है। मुझे भावल नगर में भी ऐसा ही लगा, मुझे हासिलपुर में भी ऐसे ही लगा, मुझे भावलपुर, भावल नगर, रहीम यार खान मैंने बहुत शोज किए, डेरा गाजी खान, मैंने झंग जैसे सेंसिटिव टाउन में शोज किए, और फैसलाबाद और जड़ावाला ऐसा शो कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हुजूम था क्या। और लोग मियाँ वाली में मैंने शोज किए, भलवाल में मैंने शोज़ किए, सरगोदा तो मैं अक्सर करता रहता हूँ, सियालकोट, और अब मुझे वो मियाँ वाली तो फिर सुरों का शहर है ना। मियाँ वाली तो मेरी जान है। मियाँ वाली में मेरे दोस्त बड़े, मैंने मियाँ वाली में, क्योंकि उसके साथ जो नाम जुड़ जाता है ना, फिर वहाँ पर बात बड़ी खूबसूरत हो जाती है। जब हम अताउल्लाह साहब की बात करते हैं तो बस वो गाते रहें और हम उन्हें सुनते रहें, और वो तो फिर उस खुशबू आती है उनकी मियाँ वाली। मेरे तो वो बड़े भाई हैं
और मैं तो उनको बाप की तरह रिस्पेक्ट देता हूँ। और वो जितने बड़े फनकार हैं उसको आप 1 करोड़ से ज़रब दे दें, वो इतने अच्छे इंसान हैं, इतने स्वीट हार्ट है वो, और इतने शफीक और अच्छे के मतलब आप मियाँ वाली की हुदूद में जाएं तो आपसे कोई टोल टैक्स नहीं लेगा अगर आप अताउल्लाह के मेहमान हैं उस ज़िले में। हालांकि मियाँ वाली से उनका घर जो है वो कोई 100 किलोमीटर ईसा खेल में है ना, क्योंकि मैं वहाँ भी गया उनके घर। अच्छा, वहाँ भी आप और मैं उनके लाहौर वाले घर में भी, और क्योंकि मैं लाहौर वाले में तो गई लेकिन ईसा खेल तक मैं नहीं पहुंची, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ बड़ी खूबसूरत जो है वो जगह बनाई है, स्टेट गेस्ट हाउस टाइप की चीज़ है वो। लाला ने तो मतलब लाला पर तो एक किताब लिखे आदमी वो थोड़ी है, एक सीरीज बनाए वो थोड़ी है, 1000 घंटे की तो उनकी रिकॉर्डिंग है मार्केट में। डेफिनेटली ऐसा ही है, वेरी बिग डील। मैं भी उनके घर गया जो उन्होंने नया डिफेंस में बनाया है, उसमें आपने वो कैसेट्स देखी, वो जो पूरी वॉल टू वॉल चल रही है, नया नया बना था। हाँ। तो मैंने लाला से रिक्वेस्ट की थी कि इंडोर्समेंट करवाने में उनके पास गया, तो वो बहुत थके हुए आए थे लेकिन मुझे वो इनकार करते नहीं है, तो मुझे उन्होंने उसी वक्त बुला लिया। तो वो घर उस वक्त बिल्कुल नया नया बना था। तो वो जब मैंने वो चौखट में वो जब मैंने वो पिरोई हुई कैसेट्स दिखी तो मैं यूँ खड़ा हो गया। तो मैंने कहा मैं कैसेट्स को देख के तो मेरे पीछे खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे क्या सोच रहा है तो ये सोच रहा होगा कि पता नहीं इसमें कैसेट है या नहीं है। कहने लगे निकाल, इन सब में कैसेट मौजूद है। हाँ, वो कहते हैं जो मेरी आने यकीनन सामल हैं, फिर बिलावल हैं, उनकी अल्लाह करे शादियाँ होंगी, फिर उनके बच्चे, ये तमाम चीज़ें सरमाया हैं जो उनके लिए मौजूद हैं। और ये बड़े अजीम आर्टिस्ट हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं और हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास इस तरह के स्टार्स मौजूद हैं। आपने जिक्र तो छेड़ा उनका, तो अब कुछ उनका कोई ऐसा उनका सुर जो उन्होंने यकीनन बेमिसाल गाया उन्होंने सब कुछ, तो उनका कुछ फेवरेट जो आप कभी कभी गुनगुनाते हो। मैं देखिए लाला ये बात जानते हैं और लोगों से कहते भी हैं कि तनवीर को मेरे वो गाने आते हैं जो मुझे खुद भी भूल गए। अच्छा, मैं आपको उनका एक जो बड़ा दिल को छूने वाला गाना है, जो बड़ा हौसला देता है इंसान को, वो सुनाता हूँ। तौबा। बड़े शफीक इंसान थे लेकिन मतलब आप उनके सामने मुस्कुरा भी नहीं सकते थे। ओह, अच्छा। हाँ, एक दफा सख्त उस्ताद, वो बड़े संजीदा आदमी थे और लिबर्टी नहीं देते थे। मतलब, अच्छा। हाँ, आप मतलब उनके सामने खड़े होकर हंस नहीं सकते, ठट्ठा मार के फजूल बात नहीं कर सकते। आपकी ऐसी क्लास होगी ज़िंदगी भर याद करेंगे। लेकिन लोगों को लगता है कि ये म्यूज़िक और ये सारा इंटरटेनमेंट का काम करने वाले लोग बड़े जो है वो, आई एम सॉरी बट मैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ कि बड़े लाउबाली से होते हैं, बस हंसना मजाक करना और बस मजाक मजाक में चीज़ें हो जाती हैं इस तरह। इसमें कोई सीरियस या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। आप देखें कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब, ठीक है, मेरा सबसे ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजरता है, ठीक है। क्या परसेप्शन होगा एक आम आदमी का कॉमेडी किंग के बारे में कि वो हर वक्त कॉमेडी करते होंगे। खुदा की कसम उमर भाई से ज़्यादा संजीदा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल, वो कोई फजूल बात नहीं करते, उनके पास वक्त नहीं है और वो संजीदा मौज़ूआत पर बात करते हैं। और आज तक मेरी उनसे कोई 15-16 साल का से मेरी न्याज़मंदी है उनसे, तो मेरी उनसे कभी कॉमेडी पे बात ही नहीं हुई। कभी हमने आपस में बैठ के कोई लाफ्टर एक्सचेंज ही नहीं हुआ कभी। एक तो हमारी ज़रूरत नहीं होती कि भाई वो इतनी बड़ी शख्सियत है उमर भाई की, और फिर वो इतने सूफ़ी और इतने कंट्रीब्यूट करने वाले प्रो पाकिस्तान, एक हॉस्पिटल जिस तरह उस पर वो काम करें और तमाम चीज़ें, तो ये उनके सेंसिटिव होने की या उनके बहुत ज़्यादा माशरे की तकलीफ़ों को समझने की लामत। लेकिन हम यही सोचते हैं ना, अगर ये हंस रहा है तो ये शायद सारी ज़िंदगी ऐसा ही होगा या ये ऐसे ही काम करता होगा। ऐसा नहीं है। इंसान जो है वो एक करैक्टर को अपनाता है जो दूसरों को अच्छा लगता है और उसके बाद वो अपनी जब वहाँ से लौटता है तो उसकी अपनी एक ज़िंदगी जो है वो सामने होती है। कुछ दिनों पहले गुलाम अब्बास साहब आए हुए थे यहाँ पर लाहौर से, और मैं जिक्र करूँगी अमजद साबरी शहीद, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनके मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने ही उनको बुलाया था यहाँ पर और एक वो बहुत शौक़ से गुलाम अब्बास साहब को सुना करते थे और बहुत मोहब्बत के साथ सुना करते थे। तो उस महफ़िल में मैं भी थी, तो उनको सुना और मैं उनकी जब पर्सनालिटी देख रही थी तो मैं ये कह रही थी कि कितने कोई मैच्योर और कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, लेकिन बहुत कम गो। बस अच्छा ये ओके जी, अच्छा जी, बस उन्होंने अपनी डायरी खोली। मतलब मैंने उनको मैं
इंतज़ार में थी कि गाने के अलावा भी कोई बात करे या कोई जुमला हो। इतनी संजीदगी, इतना ठहराव और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना कि बस उस पे मैं सबको देखूं कि कौन मेरे गाने पे, मेरे सुर पे क्या मुझे दाद दे रहा है। ये चीज़ें आपको आज के सिंगर में मिलती हैं कि वो इतना अपने काम पर जो है वो फोकस होता है। गुलाम अब्बास भाई के बारे में सुनिए। हाँ जी, ही इज़ डबल एम ए, माशाल्लाह। ठीक अच्छा, है? मुझे ये सब चीज़ें ही नहीं इज़ पता। डबल एम ए, और वो मेरे गुरु भाई, मेरे उस्ताद भाई हैं, और वो बज़मी साहब के चीफ असिस्टेंट थे जब वो प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने शुरू की थी उस वक्त। ओके। बज़मी साहब ने मुझे बताया था कि मैंने 12 साल की उम्र में इस बच्चे को सुना था, और मैं 12 साल की उम्र में उसके गाने से मुतासिर हो गया था। बज़मी साहब ने अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन धुन जो है वो आ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है, ये ग़ुलाम अब्बास भाई से गवाई थी। और बाद में बज़मी साहब ने मुझे कहा कि मैं ये बात शेयर करने में मुझे कोई कबाहत नहीं, क्योंकि मैं इस विटनेस हूँ। उन्होंने कहा कि ये रंजिश ही सही से ज़्यादा मुश्किल तर्ज है मेरी। अच्छा। हाँ, वो आ तो जाए मगर इंतज़ार ही कम है। और जिस तरह ग़ुलाम अब्बास भाई ने गाई है, उसके बाद मैंने किसी से ऐसी नहीं सुनी। बहुत लोग गाते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं, मास्टर असलम भी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो भी, लेकिन ग़ुलाम अब्बास भाई का जो एक सुर का रचाव है, मुझे एक एजाज़ मिला पिछले दिनों। एक गज़ल की कॉम्पोजिशन मैंने ग़ुलाम अब्बास भाई से गवाई। अच्छा, very और मैं रेडियो के लिए कॉम्पोजिशन रेडियो पाकिस्तान के लिए करता हूँ, तो मेरे हिस्से में गज़ल आई उमैर अली अंजुम की लिखी हुई, कोई बेकार थोड़ी होता है, ज़ब्त हर बार थोड़ी होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम बेकार, कोई बेकार थोड़ी होता है, हाँ, ज़ब्त हर बार थोड़ी होता है, वाह आखिरी बार कर रहे हो इश्क, आखिरी बार थोड़ी होता है, वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम अच्छा, हमें इसको मिल किसने गए गाई? हो ये गा किस्मत चुका है? से। नहीं, ये ग़ुलाम अब्बास भाई ने फर्स्ट टाइम गाई। अच्छा, तो ग़ुलाम अब्बास भाई से कभी मिलें तो उनसे ये फरमाइश कीजिएगा, जरूर। क्योंकि ये मैंने तर्ज तो बना दी थी, मगर क्योंकि मैंने उनके लिए बनाई थी, तो ये उन्हीं के शायान शान है, मेरे जैसा थर्ड क्लास सिंगर नहीं गा सकता। लेकिन आप यकीन करें, मैं बहुत डरा हुआ था उस दिन कि ग़ुलाम अब्बास एक ऐसा सिंगर जिसके 4000 गाने हैं, उनको मैं गवा रहा हूँ, और मुझे उनकी स्ट्रेंथ का पता था। तो मैंने जो तर्ज बनाई, और तर्ज बना के मैंने ट्रैक बनवा दिया ग़ुलाम अब्बास भाई के स्केल के मुताबिक, और मैं शॉर्ट हो गया स्टूडियो से। मैंने कहा वो खुद आएँ, पहले सुन लें ट्रैक व्रैक, गाना हो तो गाएं, नहीं गाना हो तो मैं उनको फेस ही नहीं करूँगा, मैं भाग जाऊँगा। ओके, तो फिर क्या हुआ? वो आए? फिर कॉल आई मुझे स्टूडियो से अच्छा, कि यार खान साहब आकर बैठे हैं, उन्होंने ट्रैक सुन लिया है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कहा उन्होंने? तो कहने लगे ये बात करें खान साहब। उन्होंने फ़ोन ले लिया, कहने लगे हाँ भाई कहाँ हैं आप, मैंने ट्रैक सुन लिया। मैंने कहा भाईजान आप ये ट्रैक तो बस ऐसे ही बना दिया है, आप इसको इम्प्रोवाइज़ करें, जो करना है करें, जैसे दिल करे गाएं, आप अपनी सहूलत से गाएं, मेरी क्या मैं आपको कराऊं। कहने लगे आप फ़ौरन स्टूडियो आइए। मैं स्टूडियो पहुंचा तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाईजान आप इसको अपने हिसाब से जैसे गाना है गाएं। कहने लगे बेवकूफ़, इसमें से उस्ताद की खुशबू आ रही है। और कहने लगे कि इसमें उस्ताद की खुशबू आ रही है, और मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही अगर गा दूँ तो ये बड़ा कमाल होगा, अच्छा होगा, तुम इसमें इम्प्रोवाइजेशन। तो मैंने कहा आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहने लगे तुम यकीन करो ये ट्यून बेहतरीन है, मैं इसको ऐसे ही गाना चाहूँगा। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। हज़रत अली का कौल है कि बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद तुम अपने आप को बड़ा आदमी समझो। तो उन्होंने मुझे जो है मतलब डेफिनेटली, और ये बड़े और अजीम लोग जो हैं, जब आप इनके साथ बैठते हैं तो फिर आप में भी जो है वो बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। अगर आप में वो हौसला और वो हिम्मत मौजूद है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आप अच्छाई को समेट सकें, तो यकीनन आप अपने आप में भी जो है वो महसूस करते हैं कि सोचो इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत जो हैं, और वो इतनी डाउन टू अर्थ कि वो आपके साथ जैसे ही बैठेंगे आपके साथ बात करेंगे, महसूस ही नहीं कराते कि वो क्या लोग हैं। लेकिन जो आज हमारा सिंगर है, जो रातों रात भी आजकल सिंगर्स बन गए हैं ना, इतने बड़े बड़े कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि वहाँ पर आप एक बार परफॉर्म करते हैं और वो चीज़ ऑन एयर जाती है, और उसके बाद आप सोशल मीडिया पर भी और बाकी दुनिया में भी आप जो है वो मशहूर हो जाते हैं। वो तो रातों रात का फेम है ना, एक गाना आया, वो ऑन एयर हुआ और उसके बाद आप छा गए, आपके रेट बढ़ गए, आपके पैसे बढ़ गए।
तो ये वाला जो फेम है, ये और एक वो जिन्होंने सालों सदियां गुजार के पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी, तो फिर ये तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ गया आज हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में? तो इसी फ़र्क की वजह से तो पिछले 15 सालों में आपके पास 15 गाने ही नहीं हैं। अच्छा। आप मुझे बताएं पिछले 10 सालों में, पिछले कम से कम 10 सालों में आपको याद है कि पिछले 10 सालों में कोई 15 मुझे गाने बता दें? 10 साल में मुझे आप 10 गाने बता दें पिछले 10 साल में जो बहुत मशहूर हुए हैं, नए पाकिस्तानी गाने। हम मशहूर हुए लेकिन वो फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आए और फिर ये चले सब गए। जो है ना, ये कैसेट इंडस्ट्री के दौर की आज से ये 15 साल पीछे की बातें हैं। वो वाले गाने जिनकी आप बात कर रही हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि वो जो हदीका कियानी, रहीम शाह, फ़ाखिर, वो बहुत 15, 16 साल, 18 साल हो गए उस बात को। पिछले 10 सालों में हमने कोई तीर नहीं मारा। ठीक है, एक तो हम ऐसे हालात का शिकार रहे हैं कि जहाँ पर शोज और ये सारी चीजें, एल्बम्स आना खत्म हो गई, म्यूजिक चैनल्स नहीं रहे, कैसेट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, डिजिटल म्यूज़िक में हमने काम नहीं किया, क्योंकि हम तो हर चीज़ जब यहाँ पर आ जाती है फिर शुरू करते हैं। ठीक, कर लेते हैं, बाद में हम कर लेते हैं। जैसे अभी हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर लिया, अब निकल गए माशाल्लाह उससे, लेकिन यहाँ तक आके फिर निकले। लेकिन हमको पहले से अगर हम इन चीज़ों के लिए करें, अब म्यूज़िक को अगर हम डिजिटल राइट्स में पहले से ले आते, जिस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया को और उसको एक्टिवेट किया अपनी फिल्मों की प्रमोशन के लिए, अपने म्यूज़िक की प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने बड़ा काम किया, इसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और हमने नहीं किया। तो अब जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ है कि अब व्हाट्सएप को भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब फेसबुक को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अब पाकिस्तानी म्यूज़िक को मार्केट किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए जो है ना वो साईं टू साईं वाला काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको मेलो म्यूज़िक बनाना पड़ेगा, अच्छे गाने बनाने पड़ेंगे, अच्छी शायरी लिखवानी पड़ेगी। लेकिन आप देखें ना, अब तो सोशल मीडिया, अब आपको इतनी कोई बजट की भी ज़रूरत नहीं है। लोग खुद ही अपने फ़ोन से जो है वो अपने वीडियोस बनाते हैं और जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। और एक अच्छी भी चीज़ है कि आप अपने आर्ट को जो है वो लोगों के सामने लेकर आएँ। अगर वो क्लिक हो जाता है तो अच्छी बात है, बट येस, अगर वो चीज़ क्लिक होती है तो फिर आप अपने उस आर्ट को पॉलिश करने की कोशिश करें, उसको कोशिश करें। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपकी आवाज़ को इतना पॉलिश कर दिया जाता है, तो अब तो हर चीज़ हो जाती है, आसान बन गया सिंगर बनना। नहीं सुना, इससे इंडस्ट्री नहीं बनती। अच्छा, इंडस्ट्री तो तब बनेगी जब सना होस्ट होगी, एक गेस्ट होगा, प्रॉपर कैमरामैन होंगे, प्रॉपर सेट लगेगा, ये होती है इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री थोड़ी होती है कि घर में बैठे किसी ने भी अपने मोबाइल के आगे पकड़ा और गाना शुरू कर दिया। इससे तो बड़े बड़े नामाकूल लोगों में जरूरत पैदा हो गई है कि मुझे भी शायद ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसे ही इतने सारे लोगों में कुछ शायद अच्छा टैलेंट भी होगा जिससे कहीं मौका ना मिल सके, कोई प्लेटफॉर्म ना हो, तो वो इस कोशिश में शायद कहीं कोई नजरे करम उन पर भी हो जाए और फिर उनको ऐसे कोई सना मुझ जैसी कोई होस्ट मिल जाए और वो यहाँ बैठे हों और इस तरह का प्रोग्राम करे हों। तो ऐसे भी तो छोटी छोटी कोशिशें, व्हाट डू यू से, कि नहीं काम आती इंसान? नहीं आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और ये भी साथ साथ चलना चाहिए। और वो जो इंडस्ट्री है ना, मेरा फोकस है इसलिए कि इंडस्ट्री में प्रोफेशनल म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, 40-30-40 लाख लोग, उन बेचारों का एक फ्यूचर है। देखें, म्यूजिशियन बनना मुश्किल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है। अच्छा, कसम से मैं गलत बात नहीं कर रहा। आप एक सितार बजाने वाला या एक तबला बजाने वाला जो एक प्रोफेशनल किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ संगत करने की जिसमें अहलियत हो, उसको कम से कम 10 साल का रियाज चाहिए। ठीक है, एक अच्छे सितार वाले को, एक अच्छे सारंगी वाले को तो 20-25 साल लग जाते हैं सारंगी सीखने में। और इसी तरह से गिटारिस्ट हैं, ये सब 10-10, 12-12 साल की मेहनत करके फिर जो है ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लायक होते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेडिकल और इंजीनियर बनने में कितना साल लगते हैं? इतने ही लगते हैं, इससे थोड़े कम लगते होंगे। तो ये बड़ी मेहनत का काम है, तो उनके मुस्तकबिल को भी सिक्योर करना है। क्योंकि देखें, सकाफत तो रहेगी, अगर अपनी ना रही ना तो फिर दुश्मन की रहेगी। इसलिए अपनी सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए अपने जो ये सकाफत की दुनिया के जो सफ़ीर हैं, इनको ज़िंदा रखें, म्यूज़िशियन को ज़िंदा रखें, सिंगर को ज़िंदा रखें, एक्टरों को ज़िंदा रखें, राइटर्स को ज़िंदा रखें।
इन लोगों को बिल्कुल, क्योंकि इनके आर्ट से आपकी मिट्टी की खुशबू आती है ना, और वो उसी खुशबू को दुनिया भर में फैलाते हैं, और ये सकाफ़त के भी सफ़ीर होते हैं, ये आपके मुल्क के भी नुमाइंदे होते हैं। लेकिन हाँ, हम अपने मुल्क में अपने टैलेंट को वो इज़्ज़त, वो कदर नहीं देते, और फिर हम जिनकी बात करें वहाँ से जब ठप्पा लग के आ जाता है तो फिर तो वो हमारे लिए ऐसे हो जाते हैं कि हम अगर उनके साथ एक सेल्फ़ी ले लें तो फिर हम अपने आप को बड़ा स्टार समझने लग जाते हैं। ये तो ड्रॉबैक है हमारा, और ये अब से नहीं है, ये बहुत अरसे से है। सना, अगर ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह, पता नहीं मेरी इस बात को लोग किस नज़र से देखें और क्या समझें, लेकिन मैं इस सोच को पाकिस्तानी कौम के पैरों तले कुचल के मार दूंगा, जो ये कॉम्प्लेक्स है कि वहाँ का ठप्पा, वहाँ का ठप्पा क्या चीज़ है यार। इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, और इतना सा हमारा मुल्क है, और आप एक राहत फ़तेह अली पैदा नहीं कर सकते, एक नुसरत फ़तेह अली पैदा नहीं कर सकते। आप आज भी मतलब आपके पास सोच हमारे यहाँ से जा रही है। आप एक गुलजार पे फ्री हो रहे हैं बिला वजह। गुलजार यहाँ पे गली गली गुलजार पड़े हुए हैं। मेरे नहीं ख्याल गुलजार जो है वो खालिद मोइन और सलीम कौसर से बड़ा शायर है, ठीक है। गुलजार कतील शफाई से बड़ा शायर नहीं है, लेकिन बतौर सवाब जो है एक फैशन बन जाता है कि जी इस आदमी की तारीफ करनी है। कि हमारी सकाफत में है ना अदब, हमारे सकाफत में है, हमारी जड़ों में ये चीज़ मौजूद है, और वो मोहताज हैं इस चीज़ के, और वो जब उनके सामने वो चीज़ आती है तो उनको लगता है कि ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ है। और हमने शायद शुरू से वो तमाम चीज़ों को देखा, जिस तरह आप अदबी महाफिल देखें, आप अदबी लोगों से भी, कुछ दिनों पहले मेरे साथ दो जो है वो शायर मौजूद थे, तो मैं जब सुन रही थी, यंग लोग थे माशाल्लाह, अपने वो इंजीनियर हैं, एक खातून थी, वो अपना काम करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके लिखने का वो जो अदबी उनका स्टाइल है वो आप में जिंदा है। तो हमारे यहाँ तो आम बंदे में एक इंजीनियर है, वो भी अच्छा लिखता है, बेहतरीन लिखता है, किताब शाया की, तो क्या ये आर्ट आपको हर जगह पर मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको, नहीं, ये लोगों में मौजूद है। नहीं, हमारे तो इतना ज़रखेज़ माहौल है माशाल्लाह कि मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आज भी नौजवान इतने अच्छे अच्छे शायर हैं, इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं। आप देखिए, मतलब इस वक्त हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को शाहकार नहीं बना रही, लेकिन फिर भी उनसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि फ़िल्म हमारी डोमेन सो फार अभी नहीं है। अभी फ़िल्म में अभी मेहनत शुरू हुई है, लेकिन अभी काफ़ी काम हो रहा है। इस बार भी ईद पर काफ़ी फिल्म। वैसे आपने सोचा है फिल्मों में मतलब प्लेबैक सिंगिंग करने का या एक्टिंग करने का? हमारी फिल्म जो लोग बना रहे हैं ना, दो तबके बना रहे हैं। एक वो है जो ड्रामा बनाता है, और एक वो है जो कमर्शियल्स बनाता है। ऐसा ही है। और इन दोनों को नहीं पता कि फिल्म का संगीत कैसे होता है, ठीक है। इसीलिए आप जितनी भी पाकिस्तानी फिल्में बनी हैं उनमें 5 हिट गाने नहीं हैं। 100 के करीब बन चुकी होंगी नए इस दौर में, और इनमें 5 हिट गाने नहीं हुए। साबित करें मुझे कि 5 हिट गाने हैं इतनी सारी फिल्मों में। अच्छा, इसका रीजन आप कह रहे हैं कि वो फिल्मी म्यूजिक नहीं है, उसका जिंगल बनाने वाले आदमी जो सारी जिंदगी जिन्होंने जिंगल बनवाया होगा 30 सेकंड में, 1 मिनट की फिल्म सोचते हैं, ठीक है, और 30 सेकंड का जिंगल सोचते हैं, तो वो क्या गाना, वो उनको शायरी की डेप्थ नहीं पता। मतलब वो कैसे, उनको क्या पता, वो कहेंगे कि यार ये तो बहुत जो है ना मुश्किल उर्दू में आप जो है ना गाढ़ी उर्दू में लिख के ले आए हैं, ये गाना पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। अब मैं एक फ़िल्म देखने गया जिसका नाम ही फिल्म जैसा नहीं था। अब मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले सकता कि वो एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नाम है, खामा जो थोड़े बहुत इश्तहार आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, तो मैं ये नहीं रिस्क लेना चाहता। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर इतनी ज़रूरत है कि फिर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मसलतन नहीं ले रहा। आप यकीन करें कि फ़िल्म जो है ना वो पूरी ब्रांड पोजिशनिंग के ऊपर फिल्म बना दी, ठीक है, एक मशरूब साज कंपनी ने। लेकिन आप, मैं आई एम सॉरी, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक डूबती हुई कश्ती, एक रीजनल मूवी रह गई थी ना, हमारा एक रीजन था। अब मैं अगर कहूँ पंजाब में जो मूवीज़ बन रही हैं वहाँ के लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन वो आज भी वो गंडासा वाला कल्चर वो मौजूद है और लोग उसे पसंद करते हैं, वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो इंडस्ट्री डूब रही थी, अब अगर इन्होंने स्पॉन्सर्स जमा करके या जिस भी तरह से उसको थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश की है, तो चलें, अभी ये तो बिल्कुल ही
कुछ महीनों की है ये इंडस्ट्री ना, 6 महीने 1 साल की है, इसकी बहुत यंग एज है, तो थोड़ा सा हम इसको और टाइम देते हैं, शायद अच्छी चीज़ें और इसमें हों और फिर ये बेहतर सर्वाइव कर सके। अभी आई थिंक इतना स्पेस तो देना चाहिए। इस ईद पर तीनों फिल्में अच्छी आई हैं। आपने रिपोर्ट देखी है? ये मुझे फीडबैक आया है, अभी मैं जाऊंगा देखने। मुझे जाना के बारे में बड़ा अच्छा फीडबैक आया है कि जाना देखनी है, और सबसे अच्छा फीडबैक आया है वो जो क्या नाम है उस फिल्म का जो अंजुम ने बनाई है। एक्टर इन लॉ? नहीं, एक्टर इन लॉ तो है, एक्टर इन लॉ तो बिजनेस में अच्छी है। एक फिल्म 3 फिल्म जिंदगी कितनी हंसी है, हाँ ओके, वो जिंदगी हाँ जिंदगी कितनी हंसी, वो उसके बारे में बड़ा अच्छा फीडबैक है कि वो बड़ी अच्छी फिल्म है। राइट। तो मुझे सेंसर बोर्ड के एक दोस्त ने बताया, जो फिल्म सेंसर करने के लिए वो फिल्म देखता है तो मुझे बता देता है कि ये वाली देख लेना, वो वाली मत देखना। तो और इस खास तौर पर फैमिली के साथ जब जाना होता है, ठीक है। तो वो फिल्में जो हैं तीनों इस दफ़ा ईद पर बड़ी अच्छी आई हैं। एक्टर इन लॉ बिजनेस वाइज बड़ी अच्छी है, लेकिन ये दोनों फिल्में जो हैं वो क्रिएटिवली बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा, मतलब अच्छा मज़ा आया आपको? तीनों फिल्में अच्छी हैं राइट इसी जनाब। और मैंने तो नहीं अभी तक देखी, मैंने जो लास्ट पाकिस्तानी देखी थी वो मंटो देखी थी और वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। वो एक मतलब आर्ट मूवी थी। कुछ लोगों को वो चाहते हैं जब आप मूवी देखने जाएं, आप टिकट ख़रीदें तो आपको फुल टाइम जो है वो मूवी वाला माहौल, एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह की मूवीज़ भी आनी चाहिए। अच्छा, वैसे एक्टिंग का है कभी आपको, या आपने की भी है इस तरह एक्टिंग करने का मौका मिला? एक्टिंग में एक्टिंग बिल्कुल नहीं ना मुझे आती है, ना मैं करना चाहता हूँ। अच्छा। एंकरिंग कर सकता हूँ, Okay. एक्स टेम्पोर घंटों बोल सकता हूँ। मतलब मैं इसको मुश्किल में समझूं? नहीं, आप जैसा खूबसूरत तो मैं नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं लाइव शोज़ में घंटों कंपेयरिंग करता हूँ, क्योंकि जब मैं पंजाब के 30-30, 40-40 शहरों के टूर पे जाता हूँ तो मैं किसी सना को अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ पर इतने लंबे ट्रिप में। क्योंकि खुद ही इवेंट मैनेजर होता हूँ, खुद ही सिंगर होता हूँ, तो वो जो एक लाइव ऑडियंस होती है उनको जो है उनके साथ वो खुद ही कर लेता हूँ हल्का फुल्का, तो 2 घंटे का शो चला लेता हूँ। ओके। तो लेकिन मैं राइटर बहुत अच्छा हूँ। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत सारे स्किल्स भी सामने आ रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या करें, वक्त पर वक्त की कमी जो है वो आड़े आ जाती है। जाते जाते एक रिक्वेस्ट के एक और कोई पाकिस्तानी नेशनल सॉन्ग जो आप तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को डेडिकेट करना चाहें, इस पर हम अपने प्रोग्राम का एंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल होगी आपसे मुलाकात और आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम पाकिस्तान। हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी, परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा, परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा, और भी ऊंचा जाएगा, और भी ऊंचा जाएगा। हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी, और बुलंद